गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो लेकर। और आज की जो वीडियो है ये बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए है, तो आज की वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसवेल के स्टूडेंट हैं। हो सकता है वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकता है वो ऑनर्स के स्टूडेंट हो सकता है वो बीए के अलावा एमए के स्टूडेंट्स हो, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात कॉमन है कि उन्हें ग्लोबलाइजेशन को समझना है, यानी वैश्वीकरण को समझना है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग, उसमें भी वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब आप अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ते हो तो उसमें वैश्वीकरण जरूर आता है। अगर देखा जाए जो बीए प्रोग्राम के थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो स्पेशली ये सब्जेक्ट ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एमए के स्टूडेंट्स हैं उनके में भी टॉपिक होता है वैश्वीकरण का, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। और बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ग्लोबलाइजेशन के स्टूडेंट हो या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तीनों स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन कॉमन है हिस्ट्री में भी, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है, पॉलिटिकल साइंस में भी, और ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है। तीनों में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ वो किस किस तरीके से पूछेगा। सबसे सिंपल आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन सिंपल ये पूछता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न आयामों को बताइए। दूसरा तरीका इसका ये भी पूछ लेता है कि भूमंडलीकरण का है, इसके विभिन्न आयामों को बताइए। या लास्ट में एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके विभिन्न आयामों को बताइए। तो ये तरह तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्लोबलाइजेशन के स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के, तो वो तो स्पेशली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, साथ ही साथ अपने और मित्रों को भी शेयर करें और हमारे इस एसवेल सॉल्यूशन जो परिवार है, इस परिवार के साथ और लोगों को भी इसी प्रकार से जोड़ते रहें, ताकि जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए नई नई इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अगर आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है कि ये मेरे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लास्ट किसी भी 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो आपके ग्लोबलाइजेशन है, इसमें अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बात अलग है, तीनों में आता है। ये टॉपिक ऐसा है जो तीनों सब्जेक्ट में आपको सपोर्ट करने वाला है, तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको काम आने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो वैश्वीकरण है क्या, मैं आपको बता देता हूं पहले ये। और साथ ही साथ एक बात और आपके लिए, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का नोट्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, थर्ड ईयर के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर से आप इसके जो लिंक है वहाँ से कलेक्ट कर लोगे डाउनलोड करने का, या डाउनलोड आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बात और कि जो अदर भी आपके कोर्सेज़ हैं उसकी भी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो वो भी हमसे आकर जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को अपनी, कि वैश्वीकरण है क्या। सबसे पहले आप इसको समझिए वैश्वीकरण है क्या, और देन इसके बाद आपको क्या करना है, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा करनी है। तो इन सभी के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो जो वैश्वीकरण है ये है क्या, इसको आपको परिभाषित करना है। देन सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, इसके विभिन्न आयामों को बताना है। तो ये दो अलग चीज़ें। आपको कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन का जब यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपको अपने आंसर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों पार्ट में सबसे पहला पार्ट आपका होता है, इसका इंट्रो का आता है, आपको परिचय लिखना क्वेश्चन का, जिसे आप भूमिका कहते हो। फिर देन सेकंड चीज़ आपको क्वेश्चन की मेन बॉडी बनानी है, और थर्ड में आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी निष्कर्ष डालना है। तो ये तीन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे अपने आंसर को लिखते टाइम। अगर ये तीनों चीज़ अगर आप अपने आंसर में लिखते हो तो एक आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव और एक अच्छा आंसर बनता है, और उसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो अब वैश्वीकरण है क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। तो वैश्वीकरण अगर आप देखोगे तो वैश्वीकरण का अर्थ है देशों की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी ए देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, यानी देश के
जो देश दुनिया है, इस पृथ्वी पर मौजूद अन्य जो देश हैं, उन देशों के साथ अपने देश की अगर अर्थव्यवस्थाओं को मैं जोड़ लेता हूं तो वो क्या कहलाता है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। सामान्य शब्दों के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोल लेना। समान शब्दों में देश के अंदर, यानी हम अपने देश के अंदर प्रदेश में जो विभिन्न देशों से जो वस्तुओं का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से होने लगे। अगर देश के अंदर विभिन्न देशों से व्यक्ति, वस्तु और पूंजी का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होने लगे तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। तो आप सीधा सिंपल सा आप ये पाओगे कि जो वैश्वीकरण है इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ लेना ही वैश्वीकरण कहलाता है। समान शब्दों में अगर आप, यानी सामान्य शब्दों में, आसान शब्दों में अगर बात करते हैं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल लेना। यानी आपके देश में बेरोक टोक दूसरे देश वासी आकर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ये किसको दर्शाता है, ये विश्व के एकीकरण को दर्शाता है। तो यह है वैश्वीकरण। अगर आप इसकी बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि बिल्कुल आसान परिभाषा क्या है, तो आप बिल्कुल आसान परिभाषा ये लिख सकते हैं, वस्तु, पूंजी, सेवा, श्रम और बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसको भी आप लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा वैश्वीकरण है क्या, तो वस्तु, पूंजी, सेवा और बौद्धिक संपदा को एक देश से दूसरे देश में जो आदान प्रदान होता है, यानी एक फ्लो होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रवाह जो होता है, यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर आपको, आई होप आपको ये समझ में तो आया ही होगा कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। तो वैश्वीकरण की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण आखिर है क्या, कहाँ से शब्द निकला। तो देखो, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया वैश्वीकरण का जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से पूछता है। सबसे पहले आपका सीधा सिंपल वैश्वीकरण पूछेगा, दूसरी चीज़ आपसे या पूछ सकता है भूमंडलीकरण क्या है, या तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है ग्लोबलाइजेशन। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, तीनों चीज़ एक ही है, आप समझ जाना, आपसे एक ही बात पूछी जा रही है और आप अपना उत्तर जो आपने याद किया है या जो भी प्रिपेयर किया है उसको आप लिख देना। तो वैश्वीकरण की शब्द की उत्पत्ति की मैं बात करता हूं तो वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला विश्व जमा एकीकरण, यानी आप इसका वैश्वीकरण का संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में, यानी 2 भागों में विभाजित होगा, विश्व जमा एकीकरण। इस तरीके से आप इन दोनों शब्द का मतलब ये निकालेंगे। विश्व का मतलब क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले, यानी पृथ्वी पर मौजूद वो सभी देश, वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे सहयोग के लिए जब एक छत के नीचे आकर व्यापार करने की बात करते हैं, यही आपसी सहयोग की बात करते हैं, यही एकीकरण होता है। तो आई होप आपको इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बता देता हूं। तो भूमंडलीकरण भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, अगर आप देख सकते हो। भूमंडलीकरण का जो अर्थ है ठीक वैश्वीकरण की तरह है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा मंडलीकरण। जो भू शब्द है उसका मतलब होता है भूमि, और मंडलीकरण जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समाहित होना, यानी सभी देश जब एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन भी वही है। ग्लोबलाइजेशन भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोब जमा लाइजेशन। इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार से आप पाएंगे। तो जो ग्लोब का अर्थ क्या देखा आपने, पृथ्वी, और लाइजेशन का अर्थ आपने क्या पाया, लाइजेशन का आपने अर्थ पाया, ये भी इकट्ठा होना। तो इस तरीके से आप तीनों शब्द की उत्पत्ति बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनली कोई क्वेरी है तो हमसे उस क्वेरी को भी करवा सकते हैं। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपसे हर जो भी हमसे प्रयास हो सकेगा आप सबकी हेल्प के लिए होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, वैश्वीकरण का इतिहास के बारे में हमने अब तक वैश्वीकरण की क्या क्या बात करी। हमने वैश्वीकरण का अर्थ जाना, नंबर 2 हमने वैश्वीकरण की शब्द उत्पत्ति को जाना। ये सारी चीज़ हम परिचय के अंदर डालेंगे, भूमिका के अंदर डालेंगे कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। अब थर्ड पे, अब वैश्वीकरण का मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि वैश्वीकरण का इतिहास क्या है, यानी वैश्वीकरण कब से उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों का क्या कहना है कि वैश्वीकरण जो है ना 1990 के बाद पूरे विश्व में फैलने लगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या वैश्वीकरण का मतलब, आप एक बात तो समझ गए होंगे कि एक देश के बाहर दूसरे देश से जुड़ने की बात हो रही है। तो दूसरे देश से जुड़ने की बात हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात हो रही है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ और सिर्फ 1990 से ही शुरू हुआ?
क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 1990 से ही शुरू हुआ? तो मेरा आप लोगों के लिए जवाब होगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1990 से बहुत पहले से ही चला आ रहा है। अगर आप और थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, देखो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देख सकते हैं, वो कब सन 1600 में भारत में आई थी। तो यानी वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ तब हम तब भी जुड़ रहे थे, यानी इतना पुराना तो इतिहास मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है। इससे भी पुराना मैं बताऊं, जो हमारे टाइम के जो भी इतिहास है, चक्रवर्ती सम्राट काल वगैरह है, उनके काल में भी वैश्वीकरण मौजूद था। उनके काल में भी विदेशों से वस्तुएं आती थी, विदेशों से संबंध बनाए जाते थे। तो वैश्वीकरण को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 1990 के दशक से वैश्वीकरण की उत्पत्ति हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। वैश्वीकरण जो है ये प्राचीन काल से राजाओं, हड़प्पा के टाइम पीरियड पे भी जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उनकी सभ्यता से हड़प्पा का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ही चलता था। आगे चल के आप आओगे मौर्य साम्राज्य में, अगर आपने इतिहास का अध्ययन कर रखा है तो उस काल में भी जो विदेशी व्यापार है होता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे इतिहास की जड़ों में मौजूद है। लेकिन 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद वैश्वीकरण के कार्यों में थोड़ी सी ज़्यादा तेजी आई। तब हमें दिखा कि वैश्वीकरण जो है क्या है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी तो हमारी और भी वीडियोस आपके लिए आने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए वीडियो, और ऐसी वीडियोस आएगी आप लोगों के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जैसा कि हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो हम उस पर उतरते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया था वैश्वीकरण क्या है, एक तो इसका अर्थ आपको बताना होगा जो आप परिचय में अपने अब तक जब तक जो भी बातें कही। दूसरी बात आपको इसमें क्या बताना होगा, वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम का मतलब क्या है, इसकी बातें कि भाई इसको हम आयाम को कितनी अप्रोचेस है। वैसे तो 4 हैं लेकिन हम 3 रूप से इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि इन 3 रूप से ही एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला आप वैश्वीकरण के आयाम की ऐसी हेडिंग बना देंगे, देन आप लिखेंगे इसकी निम्नलिखित लाइन है। फिर सबसे पहले इसका राजनीतिक आयाम के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके आर्थिक आयाम के बारे में बात करेंगे, फिर इसके हम सांस्कृतिक आयाम के बारे में बात करने वाले हैं। जो वैश्वीकरण का जो राजनीतिक आयाम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप किसी भी ईयर में देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका जो वैश्वीकरण का राजनीतिक और आर्थिक आयाम ही पूछता है। एक्सेप्शन है, अगर ये दोनों नहीं पूछा तो आपसे सांस्कृतिक आयाम पूछेगा। अदरवाइज आप ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम की, दोस्तों ये आपकी जो वैश्वीकरण की एक फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं, तीनों आयाम बता दूं, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, आपको शायद समझने में भी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एक बार में हम उतना ही पढ़ना चाहेंगे या एक वीडियो में उतना ही डिस्कशन करना चाहेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छी तरीके से लिख सकें या नोट्स में साथ के साथ बना भी सकूं। ओके, क्योंकि आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो राजनीतिक आयाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है। तो राजनीतिक आयाम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। देखो दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, सभी पॉइंट्स को अलग अलग कलर में आपके सामने डिफाइन कर रखा है, तो इन पॉइंट्स को आप ज़्यादा मिसमैच भी नहीं होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो राज्य की जो संप्रभुता है उसमें बदलाव आया है, क्योंकि देखेंगे पहले बहुत सी ऐसी गतिविधियां थी जो पहले राज्य के अंतर्गत ही होती थी, लेकिन अब वो राज्य के बाहर होने लगी है और राज्य को क्या होने लगा है, प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो राज्य की जो स्वयंप्रभुता है उसमें बदलाव आता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे, क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो पहले राज्य के अंदर आती थी अब राज्य के बाहर आने लगी। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। देखो सबसे पहली बात, जैसे सूचना यानी अगर मैं बात करता हूं संचार, सूचना का मतलब मेरा किससे है, जरा ध्यान देंगे, संचार से। पहले आपको संचार के लिए पोस्ट चलता था, वो पोस्ट किसके अंडर में थी, ये हमारे सरकार के अंडर में थी,
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो संचार है इसका जो दायरा इतना विकसित हो गया है, इतना बढ़ गया है कि संचार जो पोस्ट है वो धरा का सरकारी पोस्ट तो है, लेकिन आज व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया ने हमें ना केवल देश के अंदर एक दूसरे से जोड़ दिया है बल्कि विदेशों में भी। अब ये जो गतिविधियाँ ये किसके थ्रू ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है, तो हमें ये वैश्वीकरण के थ्रू दिख रहा है। आज हम देश के अंदर बैठे बैठे जीपीएस से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस देश में क्या गतिविधियां हो रही हैं या कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये पहले ही सारी गतिविधियां हमें किसी पे अगर सरकार पर निगाह भी रखनी थी, नज़र भी रखनी थी, तो हमें पहले सरकार पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ये सारी गतिविधियां, संचार की गतिविधियां ये राज्य के दायरे से बाहर आती जा रही है। दूसरी बात आप देखो, परिवहन के बारे में मैं बात करता हूँ। हम सब अगर दिल्ली में रहते हैं, जैसा कि आप जानते हो, एसयूएल दिल्ली की एक खास जानी मानी यूनिवर्सिटी डीयू के अंतर्गत आती है कि जो अपने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती है। तो बहुत से इसके स्टूडेंट जो है मेट्रो में सफ़र करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपने देखा कि एकदम से मेट्रो ने अपना किराया बढ़ाया और सरकार इसमें कोई भी भूमिका नहीं कर पाई, कोई भी भूमिका नहीं निभा पाई। क्यों नहीं निभा पाई? क्योंकि वो वैश्विक, अभी सरकार के ये जो हम प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये दायरा क्या है, हमसे बाहर छीनता जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। मैं बढ़ता हूँ अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले क्या होता था, प्रत्येक देश के नागरिक को एक नागरिकता मिलती थी। जैसे भारतीय नागरिक, अमेरिकन नागरिकता मिलती थी, हर देशों की अपनी अलग अलग नागरिकता होती है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण आज एक व्यापारी अपनी कंपनियां ना केवल एक देश में स्थापित कर रहा है बल्कि कई कई देशों में उसकी ब्रांचेस है। भारत में एक ब्रांच है, चाइना में एक ब्रांच है, अमेरिका में एक ब्रांच है, ब्रिटेन में एक ब्रांच है। तो उसका जो मालिक है, अगर वो नागरिकता लेना चाहे किसी भी देश से, तो वो देश उसको आसानी से नागरिकता दे देते हैं। तो नागरिकता के मामले में भी आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण ने क्या कर दिया है, लोगों को आसानी से नागरिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाए। तो एक लाभ ये भी हुआ है, अगर कोई देश अदरवाइज़ किसी व्यक्ति को, ऐसे जो बड़ी कंपनी का मालिक है, उसे मना कर देता है कि भाई हम आपको नागरिकता नहीं देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो देश अपनी जो कंपनी को बचा नहीं पाता है और वो व्यापारी क्या करता है, अपनी उस कंपनी को लेकर अपने देश लौट जाता है, उस देश में ज़्यादा व्यापार करना नहीं चाहता। तो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट भी राजनीतिक आयाम का। अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ तो लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन, इन तीनों पॉइंट को अगर आप ध्यान रखना है आपको, लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुशासन, इन तीनों पर क्या हुआ है, बेहतर प्रभाव पड़ा है। अब आप कहेंगे सर ये बेहतर प्रभाव कैसे पड़ा है? देखो, वैश्वीकरण से पहले हमने देखा कई देश ऐसे थे जो पहले आंतरिक रूप से ही अपना विकास करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र आए, वो नहीं चाहते थे कि भैया हमारे देश के लोगों को मानवाधिकार मिले। जैसे आपके सामने मैं एक रूस की बात करता हूँ, जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, उसमें ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे शीत युद्ध के अंदर सोवियत संघ के बारे में, और जिन स्टूडेंट्स के पास 12th में पॉलिटिकल साइंस थी तो उन्होंने पढ़ा होगा। मैं बता देता हूँ कि जो रूस के जो 15 गणराज्य यानी 15 देशों से जो मिलके बना था सोवियत संघ, उसमें पहले लोकतंत्र नहीं था। लेकिन वैश्वीकरण जब से आया, उन देशों ने जब वैश्वीकरण अपनाया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, पहली बात तो। और उन सभी यूरोप के देशों ने, जो यूरोप के थे, मोस्टली आप देखोगे यूरोप में एकमात्र ऐसा देश ब्रिटेन बचा है जहाँ पर राजतंत्र मौजूद है। ये नहीं तो अन्यथा अधिकतर देशों ने एक तो अपने मानवाधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, साथ ही साथ उन ज़्यादातर देशों ने अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर लिया है। एक पॉइंट ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण का लोकतंत्र, मानवाधिकार पर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ा है और बहुत से देशों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आपको इतने सिंपल कॉन्सेप्ट दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ते रहें ताकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। नहीं तो अगर मुझे लगेगा कि आप लोग को शायद वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं वीडियो भी बनाना बंद कर दूंगा। मैं दूसरे जो कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए वीडियो फिर मैं बनाऊँगा, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा इतना कार्य तो जरूर करें, अवश्य करें। चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया फोर्थ पॉइंट है जो राज्य का जो दायरा है, राज्य का जो दायरा है वैश्वीकरण के थ्रू कमज़ोर होता जा रहा है।
अब आप कहोगे कैसे वैश्वीकरण के थ्रू राज्य का दायरा कमज़ोर हो रहा है, तो आप देखेंगे हमारी जो जनता है, हमारी जनता के लिए जितने भी जन कल्याण के लिए कार्य होते थे, जन कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर के लिए, ये कौन करता था? हमारी सरकारें करती थी हमारे लिए काम, वेलफेयर के लिए सरकार काम करती थी। लेकिन जो हमारी सरकार है वो अब हमारी जन कल्याण के लिए कम काम कर रही है। कैसे? जैसे प्राइवेट कंपनीज आ गई। पहले क्या होता था, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में सफाई, इसके अलावा जो वहाँ पर ठेकेदार, इन सब का जो जिम्मा था ये पहले सरकार राज्य अपने अंतर्गत रखती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के आने से अब प्राइवेट कंपनियां ये इनके क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। सुरक्षा की व्यवस्था वो खुद करती है, अपनी सफाई की व्यवस्था वो खुद करती है। साथ ही साथ क्या है कि वो प्राइवेट और लिमिटेड कंपनियां ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सरकार का दायरा हस्तक्षेप करने वाला, जैसा कि मेट्रो का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था आपके सामने, तो वो आप देखोगे कहीं ना कहीं सरकार का जो दायरा है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और सरकार हमारी जो है अपनी मनचाही जो कार्य है उन कार्यों को नहीं कर पा रही है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते अपने हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वैश्वीकरण से क्या हुआ है। वैश्वीकरण के कारण अगर हम देखें तो हमारे जो ये आर्थिक साम्राज्यवाद है इसको भी बढ़ावा मिला है। अब ये कहेंगे आर्थिक साम्राज्यवाद क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी पूंजीवाद होता है, देखो वैश्वीकरण पूंजीवाद से जुड़ा है, वैश्वीकरण के कारण ही पूंजीवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है। ज़्यादातर देश पूंजीवाद को अपना रहे हैं, लोकतंत्र को अपना रहे हैं। और पूंजीवाद जहाँ पर भी आता है वो मार्क्सवादी सोच का कहना है कि वहाँ पर साम्राज्यवाद बन जाता है। क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जिन देशों में जा रही है, विभिन्न देशों में जा रही है, वहाँ की देशों की अर्थव्यवस्था तो सुधार रही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अर्थव्यवस्था तो सुधारने का कार्य कर रही है। लेकिन ये जो देश हैंगे अपनी कंपनियों को अपने कंपनियों के जो थ्रू है, अपनी कंपनियों के ज़रिए क्या कर रही है, वो उन देशों पर अपना कब्जा करती जा रही है। कैसे कब्जा करती जा रही है आप देखोगे, ये विभिन्न देशों, पहले हमारे देशों में छोटे मोटे बाजार होते थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण हम देख सकते हैं हमारे देश में मॉल्स, हब्स, रेस्टोरेंट, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये आ रही है हमारे देश में, लग रही है। और जो हमारे जो बाज़ार हैं, स्थानीय बाज़ार हैं, उन बाज़ारों को ख़त्म कर रही है और ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रही है। हमारा देश ना चाहते हुए भी अपनी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए इन पर निर्भर रह रही है। आज देखो चीन ने भारत में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर फ़ोन या कंप्यूटर की जो कितनी बड़ी एक मार्केट खड़ी कर दी है, और भारत ना चाहते हुए भी भारत को उसको अपनाना पड़ रहा है। क्यों अपनाना पड़ रहा है? क्योंकि भारत की वो ज़रूरत है और हम उस पर निर्भर होते जा रहे हैं, हम उस पर पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं। तो ये हमारी आर्थिक साम्राज्य, हम उसका क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। ऐसे कल को वो चाहेगा हमारा डाटा चोरी कर सकता है, कल को वह चाहेगा अगर हमारे देश में उन चीज़ों की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारे देश में वही चीज़ ज़मीन आसमान फिर बहुत महंगी हो जाएगी। तो यही रीज़न है वैश्वीकरण किसको बढ़ा रहा है, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट बचता है वैश्वीकरण के आयाम। ये अगर पॉइंट देखोगे तो आप इन पॉइंटों को, सभी पॉइंट को आपसे पूछता है, बहुत बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर मुझे ना आलोचना करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये पॉइंट मैंने ऐसे लिखवाए हैं, आप नॉर्मली अगर पूछ ले राजनीतिक आयाम तो उसमें भी आप बेझिझक लिख सकते हैं। और यही सभी पॉइंट अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं कि आपको इसकी आलोचना करनी है तो आप आलोचना में भी बहुत बेहतरीन ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, आप इससे निश्चिंत रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ। दोस्तों लाइक करने में कोई भी कोताही मत करो, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप अगला पॉइंट देखेंगे कि WTO, IMF और WB ये क्या है। ये तीन चीज़ मैंने क्या नाम ले दिया, अगर आपने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है या अपने छोटी क्लासेस में भी, ये बड़ी संस्थाएं हैं। ये बड़ी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं? ये बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं। ये विश्व की जो इकोनॉमी है ये, उसमें इन संस्थाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये संस्थाएं विश्व को आपस में, अगर आप देखोगे ये तीन संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में
मदद कर रही है, साथ ही साथ ये आर्थिक रूप से, आर्थिक कॉन्सेप्ट से भी। देखो ये तीनों संस्था बेसिकली क्या है, देखो WTO के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आपको इसके बारे में भी पढ़ना है डीप से। IMF के बारे में बात करूं तो इसके बारे में भी आपको डीप से पढ़ना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% तीनों के बारे में आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे इन 3 के ऊपर भी, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियोज़ बनाऊँगा। इसमें बस जिक्र है इस पॉइंट में कि क्या जिक्र है कि वैश्वीकरण के कारण WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने विकास के नाम पर देशों की जो आर्थिक दखल अंदाजी है, हम देखेंगे उनके देशों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है। और ये दखल अंदाजी भी कौन करते हैं, ये पश्चिम के जो ये विकसित देश हैं, ताकतवर देश हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं और उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विकास के नाम पर उन्हें पूरा प्रभावित करते जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैश्वीकरण के राजनीतिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं। राजनीतिक कॉन्सेप्ट हम देखें तो फायदे वाले भी हैं बहुत से पॉइंट, जैसे आप कह सकते हो कि सुशासन जैसे लोकतंत्र वाला था, देशों के जो सरकार है वो जनता के अधिकारों के प्रति सचेत हुई, शासन को बेहतरीन ढंग से चलाने में मदद मिल रही है। क्यों मदद मिल रही है, क्योंकि बहुत सी तकनीकें मिली है। जैसे मैं बात करता हूँ CCTV कैमरा, तो जनता के ऊपर जो निगरानी रखने का कार्य है, बॉर्डर पे निगरानी रखने का कार्य है, ये सरकार अच्छे से कर पा रही है। EVM वैश्वीकरण का एक परिणाम है। हम देखते हैं हमारे देश में भी EVM आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या लाभ हुआ है, मतगणना के सही परिणाम निकल जाते हैं, वोटिंग टाइम से हो जाती है और वॉलेट पेपर का चक्कर भी नहीं होता, जिसमें अगर बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसा कि आपको पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, डब्बा चोरी हो जाता है, लठैत गांव के रोक कर खुद वोट डाल देते हैं। तो इस तरीके की जो परिणाम है ये भी आपको अब देखने को नहीं मिलते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या है क्या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और पहली बार ही हमारे इस YouTube चैनल में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। और इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो नोट्स का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फिर ऐड कर लूँगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनकी स्टडी भी जल्द से जल्द स्टार्ट करवा दी जाएगी। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर की भी पहले क्लास लगाई थी, अभी स्टॉप करवा दी क्योंकि उनके मई में एग्ज़ाम है, और जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो अप्रैल में एग्ज़ाम है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं बचा है उन लोगों के पास। तो अप्रैल में एग्ज़ाम आ गए, आप लोगों को तैयारी करनी है, तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में परेशानी हो सकती है फिर आपके अच्छे मार्क्स भी ना आए। इसीलिए अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे से आपको आगे बढ़ना है, नेट का एग्ज़ाम देना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से करनी है, तो आपका जो बेस है वो ग्रेजुएशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।